हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अपने बात करेंगे सॉइल साइंस के अंदर सॉइल पीएच, है ना। और सॉइल पीएच के साथ साथ अपने बात करेंगे समस्याग्रस्त मृदाएं, यानी जिनका पीएच कम है या ज्यादा है। कहने का मतलब अम्लीय है, लवणीय है, क्षारीय है, यानी एसिडिक, सैलाइन, एल्केलाइन सॉइल है, उन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं सॉइल पीएच पे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं सॉइल पीएच। ये जो पीएच शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर अपनी साधारण भाषा में बोल दें पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। वैसे पीएच की फुल फॉर्म तो होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयनों की जो शक्ति होती है उसको अपने क्या बोल देते हैं, सॉइल पीएच बोल दिया जाता है। अब देखिए, सॉइल पीएच को सबसे पहले जो डिफाइंड किया था, परिभाषित किया था, वो किया था एसपीएल सोरेनसेन। एसपीएल सोरेनसेन ने किया था। पीएच का जो डेफिनेशन दिया था वो एसपीएल सोरेनसेन ने दिया था। ठीक है। अब एसपीएल सोरेनसेन ने पीएच का डेफिनेशन क्या दिया था, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज सॉइल पीएच, यानी हाइड्रोजन अणु है उनका ऋणात्मक जो लॉगरिथम है, यानी ऋणात्मक जो उनकी लॉगरिथम है उसको अपने क्या बोल दिया जाता है, सॉइल पीएच बोल दिया जाता है। यानी मृदा में हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक जो मान होता है या ऋणात्मक जो लॉगरिथम होती है उसको अपने क्या कहा जाता है, सॉइल पीएच कहा जाता है। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी मृदा के अंदर या जिसका भी हम पीएच निकाल रहे हैं ना, तो किसी भी जो ऑब्जेक्ट है अपना, उसमें हाइड्रोजन जो आयन है उनका जो ऋणात्मक लॉगरिथम है वो क्या कहलाता है, सॉइल पीएच कहलाता है। तो सॉइल पीएच को परिभाषित किसने किया था, एसपीएल सोरेनसेन ने किया था, 1909 के अंदर परिभाषित किया था। अब देखो, इसको परिभाषित करने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती है, हमने क्या बोला परिभाषा, हाइड्रोजन आयनों की नेगेटिव लॉगरिथम को अपने क्या बोलते हैं, या फिर ऋणात्मक लॉगरिथम को अपने क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन जैसे जैसे बढ़ेंगे वो वैसे वैसे पीएच क्या होगा, गिरेगा, क्योंकि नेगेटिव लॉगरिथम है। पॉजिटिव लॉगरिथम होता यानी धनात्मक लॉगरिथम होता तब तो अपने क्या करते हैं, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच क्या होगा, गिरेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव लॉगरिथम हो गई, यानी ऋणात्मक लॉगरिथम हो गई। अब देखो, एसपीएल सोरेनसेन ने क्या दिया था, एक पीएच स्केल दिया था। ये पीएच स्केल अपने को समझा देगा कि क्या होता है पीएच। जनरली अपने बात करें, जैसे सॉइल जो पीएच स्केल है, सॉरी पीएच जो स्केल है, सॉइल पीएच नहीं, पीएच स्केल अपने बोले, पीएच जो स्केल होता है वो 0 से 14 तक का होता है। अब देखो, 7 जो होता है उसको अपने उदासीन मानते हैं। क्यों मानते हैं, देखो उदासीन, पीएच का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर मैं और ज्यादा डिटेल से आपको बताना चाहूं तो, अगर किसी चीज में हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर होती है तो कोई भी चीज है वो क्या होगी, उदासीन होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो पीएच क्या होगा, गिरेगा। हमने क्या बोला, हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक मान ही क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो पीएच क्या होगा, गिरेगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे अपने पीएच है वो क्या होता जाता है, गिरता जाता है। और अगर अपने बात करें हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन की तो हमने बात कर ली भी, हाइड्रोजन आयन अगर बढ़ रहे हैं तो पीएच क्या होगा, गिरेगा। और अगर हाइड्रोजन आयन की संख्या कम हो रही है, गिर रहे हैं, नीचे एरो का मतलब है गिर रहे हैं, तो पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। इसे ही तो हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक मान बोलेंगे अपने। ठीक है। अब देखिए, अगर हाइड्रोजन आयन की बजाय हम देखें हाइड्रोक्सिल आयन कम होते हैं तो पीएच भी गिरता है, और हाइड्रोक्सिल आयन अगर बढ़ते हैं तो पीएच भी क्या होता है, बढ़ता है, सॉरी माइनस, पीएच भी क्या होगा, बढ़ेगा। हाइड्रोजन आयन तो जस्ट उल्टा दिखा रहे हैं, तभी तो हम ऋणात्मक मान बोलते हैं कि हाइड्रोजन आयन घट रहे हैं तो पीएच बढ़ रहा है, और हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं तो पीएच क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन बढ़े तो पीएच घटा, हाइड्रोजन आयन घटे तो पीएच क्या हुआ, बढ़ा। इसको हम क्या बोल देते हैं, वित अनुक्रमापाती संबंध बोल देते हैं। यानी पीएच
ये पीएच है, और इसका हाइड्रोजन आयनों के साथ कैसा संबंध है? हाइड्रोजन आयनों के साथ ऋणात्मक संबंध है, जिसको अपने रेसिप्रोकल रिलेशन या वित्त अनुक्रमापाती संबंध या ऋणात्मक संबंध बोल दिया जाता है। क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो पीएच घटेगा, हाइड्रोजन आयन घटेंगे तो पीएच बढ़ेगा। ये वित्त अनुक्रमापाती संबंध हमने दिखा दिया। वहीं पे हम पीएच का संबंध हाइड्रोक्सिल आयन के साथ दिखाएं तो हाइड्रोक्सिल आयन घटेंगे तो पीएच भी घटेगा, और हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ेंगे तो पीएच भी क्या होगा? बढ़ेगा। इन दोनों के बीच तो समान अनुपाती संबंध है, और इनके बीच में क्या है? वित्त अनुक्रमापाती संबंध है। जो 7 पीएच होता है वो उदासीन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता होती है वो बराबर होती है, जिससे कोई भी चीज है वो क्या हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। इसलिए अपने 7 को क्या माना जाता है? उदासीन माना जाता है। तो मेरे हिसाब से आप मोटी मोटी बात समझ गए होंगे। पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता से इसको ज्ञात किया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयनों की शक्ति होती है। और इसकी परिभाषा हम किस तरह से देते हैं? हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक जो मान होता है या ऋणात्मक जो लोगरिथम होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं? पीएच बोल दिया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ हाइड्रोजन आयन की तुलना किसके साथ करते हैं? हाइड्रोक्सिल OH- के साथ तुलना करते हैं। अगर OH की तुलना से हाइड्रोजन ज्यादा है तो मर्दा क्या होगी? अम्लीय। अगर OH की तुलना से हाइड्रोजन कम है तो मर्दा किस तरह की होगी? क्षारीय। अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है और इसकी तुलना से हाइड्रोक्सिल आयन कम है तो मर्दा अम्लीय होगी, और अगर हाइड्रोजन आयन कम है और हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा है तो मर्दा कैसी होगी? बेसिक स्वभाव की होगी, यानी लवणीय क्षारीय प्रकृति की होगी। ये इस तरह का जो स्केल दिया था वो भी SPL सोरेनसेन ने दिया था, 1909 में दिया था, समझाने के लिए। जैसे अपने यहाँ स्केल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 0 से 14 तक क्या होता है? पीएच का स्केल होता है, जिसको इस तरह से अपने डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो जो पीएच शब्द है वो भी SPL सोरेनसेन ने 1909 में दिया। जो पीएच को परिभाषित किया था वो भी SPL सोरेनसेन ने 1909 में किया था, और पीएच जो स्केल भी दिया था वो भी SPL सोरेनसेन ने 1909 के अंदर दिया था। अब देखो अपने पीएच ज्ञात किस तरह से करते हैं, पीएच ज्ञात किस तरह से करेंगे। यहां पे मैं आपको और बढ़िया तरीके से और समझाऊंगा, जिससे आप हमेशा के लिए ये बात तो समझ जाएंगे कि पीएच जो है वो किस तरह से अम्लीय और क्षारीय को दर्शाता है, या फिर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन है वो किस तरह से मतलब अम्लीयता व क्षारीयता को दर्शाते हैं। लेकिन पहले अपनी बात करें पीएच अपने किस तरह से ज्ञात करेंगे। कोई मान लो हम इलेक्ट्रिकल रोड लेते हैं और उस पे चार्ज ले लेते हैं ऋणात्मक। कोई भी इलेक्ट्रिकल रोड ली, उसका जो चार्ज है वो कैसा है? ऋणात्मक। तो स्वाभाविक सी बात है ये अपनी और किसको आकर्षित करेगा? धनात्मक को। तो जिसका भी अपने को पीएच निकालना है उसमें क्या करेंगे? अपने एक ऋणात्मक यानी जो नेगेटिव पावर रखने वाली रोड होती है, इलेक्ट्रोड रोड, यानी जिसको एनाइन बोलते हैं, तो एनाइन रखने वाली जो रोड है उसको उस घोल में डालते हैं जिसका अपने को पीएच निकालना है। तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन जो आयन है उन पे धनात्मक चार्ज है तो वो उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, क्योंकि हाइड्रोजन है वो कैसा है? कैटायन है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। इस तरह से अपने पीएच है वो ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह से पहली इलेक्ट्रोड रोड का जो उपयोग किया था पीएच निकालने के लिए वो 1920 में किया गया, वो भी SPL सोरेनसेन के द्वारा। शब्द SPL सोरेनसेन ने 1909 में, परिभाषित SPL सोरेनसेन ने 1909 में, और उसके अलावा पीएच स्केल दिया था वो भी SPL सोरेनसेन ने 1909 में। लेकिन पहली बार जो इलेक्ट्रोड रोड है उसका इलेक्ट्रोड रोड का उपयोग पीएच निकालने के लिए किया था वो भी SPL सोरेनसेन ने किया था, लेकिन 1920 में किया था, 9 में नहीं किया था। आजकल अपने क्या है, जैसे पहले आता था पीएच मीटर और इसी मीटर अलग अलग आते थे, आजकल पीएच मीटर और इसी मीटर साथ में आते हैं। तो पीएच जो मीटर खोजा था वो खोजा था अर्नाल्ड ऑरविल बेकमैन ने खोजा था। अर्नाल्ड ऑरविल बेकमैन ने खोजा था 1934 में, और जो पेटेंट करवाया था, पहला पीएच मीटर जो पेटेंट करवाया और खोजा
तो ये खोज है अर्नोल्ड ऑरविल बेकमैन के नाम से 1934 के अंदर है। ठीक है, डायरेक्शन तो किसने दे दिया था, pH मीटर इस तरह से खोजा जा सकता है, सोरेनसेन ने। लेकिन पैटेंट जो करवाया या जो खोज का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, अर्नोल्ड ऑरविल बेकमैन को जाता है, और 1934 के अंदर इसको खोजा गया था। अब अपने बात करते हैं भी जैसे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों पीएच को किस तरह से प्रभावित करते हैं। हालांकि हम पीएच निकालते किसके आधार पे है, हाइड्रोजन आयनों के आधार पे निकालते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन की तुलना किसके साथ करते हैं, अपने तुलना हमेशा हाइड्रोक्सिल आयन के साथ करते हैं। जैसे हमने पीएच स्केल की बात की थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, अब ये तो है अपना pH। और यहां पे अगर हम बात करें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता किस तरह से होती है, हम बात करें यहां पे नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं वो हमेशा कैसा संबंध दिखाते हैं, धनात्मक दिखाते हैं ना। हाइड्रोजन आयन तो ऋणात्मक दिखाता है, यानी हाइड्रोजन आयन बढ़े तो पीएच गिरेगा, उल्टा संबंध ऋणात्मक। हाइड्रोक्सिल आयन घटे तो पीएच भी घटा, हाइड्रोक्सिल आयन बढ़े तो पीएच भी बढ़ा। तो हम हाइड्रोक्सिल आयनों के लिए क्या लिख लेंगे, पॉजिटिव लॉगरिथम हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, ये इस तरह से लिख दिया। अगर अब हम बात करें सांद्रता की, ठीक है, अगर सांद्रता की बात करें तो सांद्रता अपने किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता किस तरह से करेंगे, दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए अपने ब्लैक और रेड मार्कर यूज कर लेते हैं। एक मिनट, अब देखो यहां पे अपने हाइड्रोजन आयनों की बात करें तो यहां हाइड्रोजन आयन होंगे ये। ठीक है, हाइड्रोजन आयन अपने को कितने मिल रहे हैं, 10.0। या फिर अपने इस तरह से दिखा दें इसको भी, हाइड्रोजन आयन अपने को यहां पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यहां पे हाइड्रोजन आयन अपना कितना है, यहां पे हाइड्रोजन आयन अपने को 1 मिलेगा। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घटी, ये 10 गुना घट गई, तो पीएच क्या हो गया, बढ़ गया। नेगेटिव संबंध है ना, ये घटी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, पीएच बढ़ा। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और घटी, पीएच बढ़ा। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और घटी, हर बार 10 गुना घट रही है ना, लोग है तो 10 गुना घट रही है, और घटी तो पीएच बढ़ा, और घटी तो फिर पीएच बढ़ा। ठीक है, अगर सांद्रता और घटी तो पीएच क्या हुआ, और बढ़ा, और घटी तो सांद्रता और घटी तो पीएच क्या हो गया, 7 हो गया यहां पे। अब देखिए अगर पीएच 8 है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 7 से 10 गुना फिर घट जाएगी। ठीक है, उसके बाद मान लो जो पीएच है वो और बढ़ा तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घटती जा रही है। भी 0 लगा के पॉइंट अपने बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब पॉइंट है वो 0, पॉइंट के आगे 0 बढ़ते जा रहे हैं, 0 बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो सांद्रता है वो घटती जा रही है। इस तरह से अपने सांद्रता है हाइड्रोजन आयनों की वो घटती जा रही है और पीएच है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि अपने इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको बनाने का एक सिंपल तरीका आपको मैं बता देता हूं, फिर आपको इससे पता लग जाएगा। एक बार अपने ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये सांद्रता और घटी, अब देखिए यहां पे अगर pH 0 था तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी थी, 1 थी। अगर pH 1 हुआ तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 0.1 हो गई, यानी 10 गुना बढ़ गई। 1 pH पे 1 अक्षर को छोड़ के पॉइंट है, 2 pH पे 2 अक्षर को छोड़ के पॉइंट है, 3 pH पे 3 अक्षरों को छोड़ के पॉइंट है, 4 pH पे 4 अक्षरों को छोड़ के पॉइंट है, यानी 3 0 और 1। जब हम 7 पे चले गए तो 7 अक्षरों छोड़ के क्या होगा, पॉइंट, जिसमें से 6 0 होंगे और 1 1 होगा, यानी 7 अक्षरों को। इसी तरह से हम pH 14 पे पहुंचे तो पॉइंट के आगे 13 0 लगा के 1 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन आयनों की क्या हो जाती है, सांद्रता हो जाती है।
तो ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और पीएच के बीच का संबंध होता है। ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और पीएच के बीच का क्या होता है, संबंध होता है। अगर अपने इसको सीधा आप दिखाना चाहते हो इस तरह से लिख के, तो इस तरह भी दिखा सकते हैं, 10 की पावर 0, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, यहां पे 10 की पावर माइनस अपने कितना दिखा देंगे, 14। ये भी तो अपने क्या है, यहां हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है। इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहां पे थोड़ा सा खोल के लिखा है ताकि आपको पता लग जाए। अगर पॉइंटों के बाद 0 बढ़ रहे हैं तो हमेशा माइनस लग जाता है। यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। अब हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता की बात करें, उल्टा चलेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन बढ़े तो पीएच भी बढ़ा, हाइड्रोक्सिल आयन घटे तो पीएच भी क्या होगा, घटेगा। अब देखिए यहां पे हाइड्रोक्सिल आयन होता है 1, यहां पे हाइड्रोक्सिल आयन कितना होता है, 1, और 0 पीएच पे हाइड्रोजन आयन कितना होता है, 1। यहां पे क्या है, देखो बीच में 14 पीएच का डिफरेंस है। यहां पे अगर यहां देखा जाए तो ये जितना डिफरेंस कम होता जाएगा उतनी ही समस्याग्रस्त मर्दा कम होगी, और ये डिफरेंस जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही समस्याग्रस्त मर्दा ज्यादा होगी। कैसे होगी अभी क्लियर कर देते हैं अपने। अगर pH 13 है तो हाइड्रोक्सिल आयन होंगे 0.1, अगर pH 12 है तो ये होगा 0.01, pH अगर 11 होगा तो ये होगा 0.001, और अगर pH अपना 10 होगा तो ये होगा 0.0001, अगर हमारा pH हुआ 9 तो ये होगा 0.00001, अगर pH हुआ यहां पे 8 तो यहां पे होगा 0.00001, और अगर pH हुआ 7 तब होगा 0.00001। इसका मतलब यहां पे है 0.1 पॉइंट लगने के बाद यहां पे 6 0 और 1 है, यानी 7 अक्षरों को छोड़ के पॉइंट है, और यहां भी 7 अक्षरों को छोड़ के पॉइंट है। इसका मतलब यहां पे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता क्या होती है, बराबर। तभी तो आप 7 पीएच को क्या बोलते हो, उदासीन। अब देखो इन दोनों की सांद्रताओं में कोई अंतर नहीं है, ये मिट्टी बहुत बढ़िया है, ये उदासीन मृदा है, यहां पे खेती बहुत बढ़िया होगी। जैसे जैसे इन दोनों की सांद्रताओं में फर्क आता जाएगा, मैंने अभी ये बनाया था, इनकी सांद्रताओं में फर्क आता जाएगा। अगर ये फर्क हाइड्रोजन आयन की अधिकता की वजह से है तब तो क्या होगा, मृदा अम्लीय होगी, और ये फर्क हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होने की वजह से है तो ये मृदा कैसी होगी, क्षारीय। तो इन दोनों के बीच में यानी हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में जितना कम अंतर है उतनी ही बढ़िया मृदा, और जितना ज्यादा अंतर है उतनी ही मृदा क्या है, खराब है। तो समझ में आ गया उदासीन मृदा क्यों बोला जाता है। अब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, अगर आप पहुंच गए पीएच 0 पे तो यहां पे सेम वही स्थिति हो जाएगी, 1 2 3 4 ऐसे अपने लगभग क्या 3 3 6 3 9 10 11 12 13 0 लगा के 1 लगा देंगे तो ये यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता हो जाएगी। आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं ऊपर की तरफ, वैसे 1 0 बढ़ा के पॉइंट बढ़ाते जाओ, यानी 10 गुना सांद्रता कम करते जाओ, तो ये हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे घटती है, घट रही है ना, पॉइंट बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घट रही है वैसे वैसे पीएच बढ़ रहा है। तो ये कैसा संबंध है, नेगेटिव लॉगरिथम है ना, ऋणात्मक संबंध है। और जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, यहां पे हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, वैसे वैसे पीएच भी बढ़ रहा है। तो ये कैसा संबंध है, धनात्मक संबंध होता है। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये पीएच मैंने पूरी तरह से आपको क्या है, एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो मृदा पीएच किस तरह से महत्व रखता है, क्या खास बात होती है मृदा पीएच की, क्यों ये महत्व रखता है। ये महत्व इसलिए रखता है क्योंकि जैसे जो पौधे हैं वो सबसे ज्यादा पोषक तत्व ग्रहण
सबसे ज्यादा उनकी जड़ों की वृद्धि और मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, जैसे आपने नाम सुने होंगे एजेक्टोबैक्टर, एजिसोपाइरिलम, उसके अलावा आपने सुना होगा बिजरंकी, उसके अलावा आपने सुने होंगे जैसे फास्फोरस, कुछ घोलक कवक होते हैं, कुछ फास्फोरस घोलक जीवाणु होते हैं, कुछ माइकोराइजा वगैरह होते हैं, तो ये सूक्ष्म एक्टिनोमाइस्टीज वगैरह होते हैं। तो इन सूक्ष्म जीवों की गतिविधि, जड़ों की वृद्धि, पोषक तत्वों का अवशोषण, ये सबसे बढ़िया जो होता है वो 6.5 से 7.5 पीएच मान पे होता है, यानी लगभग उदासीन मृदाओं पे सबसे बढ़िया इनका अवशोषण होता है। जैसे हम यहाँ पे पीएच स्केल को लेके चलते हैं ना, हमने पीएच स्केल की बात की तो 7 है वो क्या है, उदासीन, उसके बाद 6.5 और इधर अपने बात करें 7.5। ये जो कंडीशन है ना, इस पे बहुत लग्जरी ग्रोथ होती है पौधों की, जो वृद्धि होती है वो बहुत बढ़िया, सूक्ष्म जीव है उनकी गतिविधि भी बहुत बढ़िया होती है, और ये सामान्य मृदा है, समस्याग्रस्त मृदा नहीं है। पोषक तत्व अवशोषण है वो भी यहां पर बहुत बढ़िया होते हैं, तो ये खेती की दृष्टि से बहुत उत्तम पीएच माना जाता है। अगर इससे ज्यादा पीएच है, इसका मतलब मृदा कैसी है, लवणीय क्षारीय, लवणीय क्षारीय, यानी इसको अपने क्या बोलेंगे, समस्याग्रस्त मृदा बोलेंगे। ये समस्याग्रस्त है, यहां पे खेती करना मुश्किल है। और इस तरफ की जो मृदा है उसको अपने कौन सी मृदा बोल देंगे, अम्लीय मृदा बोल देंगे। ये भी कैसी मृदा है, समस्याग्रस्त मृदा है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये मृदा है ये ठीक है, बाकी कम पीएच वाली और ज्यादा पीएच वाली मृदाएं है वो समस्याग्रस्त है। अब हम बात करते हैं समस्याग्रस्त हुई क्यों, कारण क्या है समस्याग्रस्त होने का। अगर हम देखें कुछ पोषक तत्व जैसे आयरन, उसके अलावा एल्युमिनियम, हाइड्रोजन आयन, जिंक, कॉपर, देखो कम पीएच मान पर इनकी सांद्रता बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी पोषक तत्व की सांद्रता जरूर से ज्यादा होती है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, विषाक्तता। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं, आप ज्यादा बढ़िया तरीके से समझेंगे। ये है यहां पे पौधे की वृद्धि, या फिर अपने वृद्धि को उपज से ले लेते हैं भी, उपज इधर बढ़ती है, इधर पोषक तत्वों की मात्रा है, पोषक तत्व की मात्रा। अगर पोषक तत्व है 0 है तो उपज भी 0, जैसे जैसे पोषक तत्व बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उपज भी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक उपज की सीमा होती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। अगर आप पर्याप्त पोषक तत्व दे देते हो तो उपज है वो अधिकतम हो जाती है, ये अधिकतम, यहां पे अपने अधिकतम उपज है, ठीक है। इतनी अगर पोषक तत्वों की मात्रा है यहां तक, ठीक है, पोषक तत्व अगर हमने यहां तक दिए तो वृद्धि भी अपनी क्या हो रही है, अधिकतम हो रही है, इससे ज्यादा अपने उपज नहीं हो सकती। अगर आपने फिर भी और ज्यादा पोषक तत्व दे दिए तो अब क्या हो जाएंगे, उन पोषक तत्वों की विषाक्तता हो जाएगी और वृद्धि गिरने लग जाएगी, तो ये क्या है, विषाक्तता। अब अगर विषाक्तता होगी तो देखो उपज क्या हो रही है, गिरती जा रही है ना नीचे की तरफ। और अगर आपने पोषक तत्व कम दिए तो वो क्या कहलाएगी, कमी। तो कम दिए हैं तो वो कमी, डेफिशिएंसी, ज्यादा दिए तो वो क्या हो जाएगी, विषाक्तता हो जाती है। सही सही मात्रा है वो यहां पर है। अगर कमी है तो भी देखो उत्पादन कम है, और अधिकता है तो भी क्या है, उत्पादन। तो हमें क्या होता है कि पर्याप्त मात्राएं देनी होती है हमेशा। तो अब देखो ये जो आयरन है, एल्युमिनियम है, जिंक है, हाइड्रोजन आयन है, उसके अलावा आपने बात करें मैग्नीज की भी बात कर लें, मैग्नीज है, इनकी क्या होती है, कम पीएच मान पर विषाक्तता होती है, जरूर से ये ज्यादा उपलब्ध होते हैं तो इनकी विषाक्तता हो जाती है, जो दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं या पौधों पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिसमें से आयरन, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन आयन, इन तीनों की ज्यादा विषाक्तता देखने को मिलती है, जो फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो कम पीएच मान इसलिए कामयाब नहीं है, काम का नहीं है। दूसरा, अगर हम ज्यादा पीएच पे बात करें तो सोडियम की विषाक्तता, मैग्नीशियम की विषाक्तता, ठीक है, उसके अलावा मोलिब्डेनम की भी विषाक्तता हो जाती है, और कुछ कैल्शियम की मात्रा भी क्या हो जाती है, ज्यादा। तो बेसिक पीएच पर इन पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा मिलती है, और अम्लीय जो पीएच होता है, यानी जो 6.5 से कम पीएच होता है, उनके अंदर इनकी विषाक्तता देखने को मिलती है। इसका मतलब 6.5 से कम पीएच पे कैल्शियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम और सोडियम की उपलब्धता तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनकी तो कमी हो जाएगी इस पीएच पे, इनकी कमी अम्लीय पीएच पे होगी, ठीक है, और इनकी विषाक्तता हो जाएगी, आयरन, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, जिंक, कॉपर, है ना, मैग्नीज, इनकी विषाक्तता हो जाएगी। अगर अपना पीएच है वो 7.5 से ज्यादा है तो आयरन,
उसके अलावा जिंक, कॉपर, मैग्नीज, इनकी तो कमी देखने को मिलेगी और इनकी क्या देखने को मिलेगी, विषाक्तता देखने को मिलेगी। उसके अलावा कुछ पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, फास्फोरस तो मिलता ही कितने पीएच मान पे है, 6.5 से 7.5 पीएच मान पे मिलता है, 6.5 से 7.5 पीएच मान पे मिलता है। तो चाहे पीएच कम हुआ, अम्लीय मृदाएं हुई या लवणीय सारियां हुई, फास्फोरस की उपलब्धता घट जाएगी या न के बराबर हो जाएगी। नाइट्रोजन भी सबसे ज्यादा इसी पीएच पे मिलता है, तो नाइट्रोजन की उपलब्धता अम्लीय मृदाओं में भी कम हो जाएगी और लवणीय सारीय मृदाओं में कम हो जाएगी। पोटास भी सबसे बढ़िया 6.5 से 7.5 पीएच मान पे मिलता है, 6.5 से 7.5। अगर मृदा अम्लीय है तो पोटास की भी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उपलब्धता कम हो जाएगी। और 7.5 पीएच मान है तो इस पर भी क्या हो जाएगी, उपलब्धता कम हो जाएगी। तो ये समस्याएं आती है, इसलिए ये मृदा भी समस्याग्रस्त, ये भी समस्याग्रस्त, यहां पे सब कुछ संतुलित मात्रा में है, ये बढ़िया मृदा है। ठीक है, तो पीएच का ये रोल रहता है। अब अपने पीएच को आधार मानते हुए समस्याग्रस्त मृदाओं की बात करते हैं। यहां पे हम 3 तरह की समस्याग्रस्त मृदाओं की बात करें। पहले तो अम्लीय, इसको एसिडिक बोल देंगे, दूसरी लवणीय, इसको अपने सैलाइन बोल देंगे, और तीसरी जो है अपने वो क्षारीय, इसको अपने कौन सी बोल देंगे, एल्केलाइन। और इन दोनों को में संयुक्त तो देखने को भी मिल जाता है, जिसको लवणीय, क्षारीय, सैलाइन एल्केलाइन सॉइल भी बोल दिया जाता है। तो इनकी अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे अम्लीय मृदा की, एसिडिक सॉइल। हिंदी में अपने इसको क्या बोलेंगे, अम्लीय मृदा बोलेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं अम्लीय मृदा। देखो अम्लीय मृदाएं क्या होती है, कई तरीके से अपने परिभाषित कर सकते हैं। जिन मृदाओं के संतृप्त निचोड़ में या जिन मृदाओं में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयन की तुलना से अधिक होती है, उन मृदाओं को अपने क्या बोलेंगे, अम्लीय मृदाएं। जिन मृदाओं का पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय है, लेकिन ये बहुत हल्की है, ये खेती की दृष्टि से उत्तम है, तो इसको तो अम्लीय मान के चलो ही मत, क्योंकि खेती के हिसाब से। तो जिन मृदाओं का पीएच मान 6.5 से कम होता है, उन मृदाओं को अपने क्या बोलते हैं, अम्लीय मृदाएं बोलते हैं। अम्लीय मृदाओं को अपने किस तरह से विभाजित किया जा सकता है, किस तरह से अपने उसको अलग अलग बांट सकते हैं। देखो अगर पीएच 6.5 से 6 है तो भी अम्लीय है, 6 से 5.5 है तो भी अम्लीय है, 5.5 से 5 है तो भी अम्लीय है, और 5 से 4.5 है तो भी अम्लीय है, और 4.5 से कम है तो भी वो क्या है तो अम्लीय। लेकिन जैसे जैसे पीएच मान कम होता जा रहा है, वैसे वैसे अपने क्या बोल देंगे उसको, बहुत अधिक अम्लीय बोलते हैं। जैसे जैसे पीएच हो रहा है वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ती जा रही है, इसको अपने बोल देंगे कम अम्लीय है। 6 से 6.5 पीएच मान है ना, ये कम अम्लीय मृदा है। अधिकांश फसलें अपने लगभग लग जाती है, लेकिन कुछ जो होती है अम्लीय संवेदनशील होती है, एसिडिक का सेंसिटिव होती है, वो नहीं लग पाएगी। इसको अपने क्या बोल देंगे, ये तो कम अम्लीय है, इसको अपने क्या बोल देंगे, ये अपने मध्यम बोल देते हैं इसको भी, ये कम अम्लीय है तो इसको अपने, ये कम अम्लीय है 6 से 6.5 वाली, तो इसको अपने क्या बोल देंगे, मध्यम अम्लीय, यानी थोड़ी सी अम्लीयता बड़ी है। 5.5 से 5 पीएच मान है तो अपने इसको क्या बोल देंगे, ये अधिक अम्लीय है। और अगर 5 से 4.5 के बीच में है तब अपने इसको क्या बोल देंगे, बहुत अधिक अम्लीय बोल देंगे, ये बहुत अधिक अम्लीय होगी। ठीक है, और अगर पीएच 4.5 से कम हो गया तो इसको अपने बोल देंगे अत्यधिक अम्लीय बोल देंगे। अब देखो इंग्लिश में अगर शब्द अपने लें तो आप बहुत बढ़िया तरीके से समझोगे। ये लो एसिडिक है, ये मॉडरेट एसिडिक है, और ये हाई एसिडिक है, ये वेरी हाई एसिडिक है, और ये स्ट्रांगली एसिडिक है, स्ट्रांगली अत्यधिक, जिस पर खेती करना नामुमकिन है बिना सुधार किए हुए। तो इस पर अपने कोई भी फसल नहीं लग पाएगी, इसलिए अपने इसको क्या बोल दिया, अत्यधिक अम्लीय। पहली कम अम्लीय लो एसिडिक, दूसरी मध्यम अम्लीय जिसको अपने मॉडरेट एसिडिक। जो कम अम्लीय है उसका पीएच मान 6 से 6.5, मध्यम अम्लीय है यानी मीडियम या मॉडरेट एसिडिक है, उसका पीएच मान 5.5 से 6 होता है। अधिक अम्लीय है उसका यानी हाईली एसिडिक है, उसका पीएच मान 5 से 5.5 होता है, ये तीसरा। बहुत अधिक अम्लीय है, बहुत अधिक अम्लीय यानी वेरी हाई एसिडिक जो है उसका पीएच मान 4.5 से 5, ये चौथी कैटेगरी आ गई। और जो अत्यधिक अम्लीय है यानी स्ट्रांगली एसिडिक है, उसका पीएच मान 5 से कम होता है, जिसमें बिना सुधार किए हुए खेती करना संभव नहीं होता है। तो आपसे पूछ ले मृदा अम्लीयता कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। बस इस तरह से लिख के आप 5 नाम लिख सकते हो, बस याद हो गया, बस इसमें तो कुछ है ही नहीं ज्यादा। तो मृदा अम्लीयता होती है, ये कितने प्रकार की होती है, ये 5 प्रकार की होती है।
4.5 से 6.5 तक अपनी कुछ फसलों को लगाते हैं जो अम्लीय सहनशील फसलें होती है, लेकिन 4.5 से कम पीएच मान पे अपने किसी फसल को लगा नहीं सकते हैं। ये मृदा भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से, जैविक रूप से खराब हो चुकी है। पहले इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा, सुधार करने के बाद में ही आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई फसल लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ ले भी मृदा अम्लीयता क्या है। अगर किसी मृदा में हाइड्रोक्सिल आयन के कंपेयर में, तुलना में हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो वो मृदा अम्लीय है, वो मृदा अम्लीय है। अगर आपसे कोई आप दूसरी डेफिनेशन देना चाहते हो तो ये बोल सकते हो जिन मृदाओं का पीएच मान 6.5 से कम होता है वो मृदाएं कौन सी होती है, अम्लीय। और अम्लीय मृदाओं को समस्याग्रस्त मृदा ही बोला जाता है। नेक्स्ट बात आती है मृदा अम्लीयता कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। ये 5 प्रकार मैंने आपको लिख दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है अम्लीय मृदाएं बनती कैसे, क्या कारण है अम्लीय मृदाएं बनने के। देखो, एक तो ये होता है कि जिन क्षेत्रों में वनस्पति बहुत ज्यादा होती है, वेजिटेशन बहुत ज्यादा होती है, उसकी पत्तियां वत्तियां गिरती रहती है, उसका डिकम्पोजिशन होता रहता है, अपघटन होता रहता है, बहुत ज्यादा कार्बनिक पदार्थ हो जाने से, तो अब वो कार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा होगा, वो डिकम्पोज होगा, ह्यूमस बनेगा, और ह्यूमस में बहुत सारे कार्बनिक अम्ल होते हैं, जैसे ह्यूमिक अम्ल होता है। तो ये बहुत सारे कार्बनिक अम्ल होते हैं जो पीएच क्या कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। तो जिन क्षेत्रों में ज्यादा वनस्पति या कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है वहां की मृदाएं अम्लीय हो सकती है। दूसरी, जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक बारिश होती है, रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा होता है, तो बारिश ज्यादा होती रहती है, उससे क्या होता है, बारिश खूब होती रहेगी तो इस मिट्टी में जितने भी साल्ट है, जितने भी लवण है, वो तो सारे के सारे घुलकर कहां चले जाएंगे, नीचे। ऊपर है वो सिलिका ज्यादा बच जाएगी, जिससे मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय। तो जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, यानी जो आर्द्र क्षेत्र है, नमी वाले क्षेत्र है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, वहां की मृदाएं अम्लीय होती है, दूसरा कारण। तीसरा, जहां पर लोग ज्यादा पानी चाहने वाली फसल लगाते हैं, जैसे गन्ना, धान, गेहूं, इस तरह की जो फसलें हैं वो ज्यादा लगाते हैं, तो वो पानी खूब देंगे, जिससे लवण घुलकर नीचे चले जाएंगे और लवण ऊपर बचेंगे नहीं बैलेंस करने के लिए। इस वजह से वहां की मृदाएं भी क्या होगी, अम्लीय होगी। चौथा कारण, जिन क्षेत्रों में फसल लगातार लगती है, बीच में कोई गैप ही नहीं दे रहे, पड़ती भूमि नहीं छोड़ रहे, पड़ती जो भूमि है या खाली जो भूमि है वो नहीं छोड़ रहे हैं, तब क्या होगा, आप लगातार खेती कर रहे हो तो लगातार पानी दे रहे हो, जिसकी वजह से भी लवण घुलकर नीचे चलेगी, उनको ऊपर आने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से भी क्या होती है, मृदा अम्लीय हो जाती है। उसके अलावा आप बहुत ज्यादा अम्लीय उर्वरकों का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, जैसे निर्जलित अमोनिया, अनआयोडाइज्ड अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, इस तरह के उर्वरकों का उपयोग आप बहुत ज्यादा करते जा रहे हो तो भी मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। उसके अलावा अगर अम्लीय चट्टानों से मृदा बन रही है, जैसे ग्रेनाइट चट्टान है, अम्लीय प्रकृति की है, तो अगर अम्लीय पेत्रक पदार्थ, अम्लीय जो चट्टानें हैं उनसे अगर मृदा बन रही है तो वो भी कैसी होगी, अम्लीय मृदा होगी। ठीक है, अम्लीय जो पेत्रक पदार्थ है, एसिडिक नेचर, जैसे ग्रेनाइट से बनने वाली मिट्टी 100% अम्लीय होगी, क्योंकि चट्टान कैसी थी, अम्लीय थी, पेत्रक अम्लीय था, तो उसकी संतति भी क्या होगी, अम्लीय होगी, कहने का मतलब। उसके अलावा जो कोनिफर्स होते हैं, कोनिफर्स का पीएच होता है ना, वो बहुत कम होता है, कोनिफर्स का पीएच बहुत कम होता है, तो जहां कोनिफर वनस्पति होती है वहां की मृदाएं तो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है। तो ये कुछ अम्लीय मृदाएं बनने के कारण होते हैं। या फिर जो ढलान वाले एरिया होते हैं तो वहां पानी का बहाव बहुत तेजी से होता है, तो उसके साथ साल्ट वाल्ट जो घुल के है ना, वो तो नीचे के स्तरों में आ जाते हैं, और ये ढलान वाला एरिया ये कैसा हो जाएगा, अम्लीय। तो ये अम्लीय मृदाएं बनने के कारण होते हैं। ठीक है, आर्द्र क्षेत्र जहां ज्यादा वेजिटेशन है वहां पे मृदाएं कैसी होती है, अम्लीय होती है। नेक्स्ट अपनी बात करें, देखो अम्लीय मृदाओं का प्रभाव कैसा पड़ता है। अम्लीय मृदाओं का प्रभाव 3 तरह का है, भौतिक फिजिकल इफेक्ट, दूसरा केमिकल यानी रासायनिक प्रभाव, और तीसरा कौन सा होगा, बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा, यानी जैविक प्रभाव होगा। पहले हम केमिकल, रासायनिक प्रभाव की बात कर लेते हैं। हमने ये बात की, देखो रासायनिक प्रभाव में अम्लीय मृदाओं में कुछ पोषक तत्वों की विषाक्तता हो जाती है। सबसे ज्यादा विषाक्तता हाइड्रोजन, एल्युमिनियम और आयरन की हो जाती है। उसके अलावा जिंक और कॉपर और मैग्नीज की भी विषाक्तता हो जाती है। कुछ पोषक तत्वों की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, सोडियम। ठीक है, कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता घट जाती है, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश, इनकी उपलब्धता घट जाती है। यह हुआ इनका रासायनिक प्रभाव। ठीक है, यहां जो पोषक तत्वों को लेकर जो प्रभाव है उसको अपने क्या बोलेंगे, रासायनिक प्रभाव बोलेंगे। उसके अलावा हम बात करें दूसरा भौतिक प्रभाव। देखो जो अम्लीय मृदाएं होती है वो लेटराइट मृदाओं की तरह कठोर हो जाती है, यानी उनकी भौतिक दशा होती है वो बिगड़ जाती है। अगर किसी मृदा में पीएच है वो 4.5 से भी नीचे चला गया, वहां पानी रुका रहेगा,
वो मिट्टी दलदल मार्सीलैंड जैसा हो जाएगा। पीएच अगर इतना कम हो गया तो कार्बनिक पदार्थ अपघटित तो होगा नहीं जो जैविक प्रभाव में, तो वो कार्बनिक पदार्थ गिरने की वजह वहां जो कंडीशन है वो दलदल जैसी हो जाएगी। मिट्टी कठोर हो जाती है, जल निकास कमजोर हो जाता है और वहां पे दलदल जैसी या मार्सी कंडीशन हो जाती है। ये भौतिक प्रभाव होता है। तीसरा है जैविक प्रभाव। जैविक प्रभाव क्या है? जैसे जैसे पीएच घटेगा वैसे वैसे जड़ों की वृद्धि भी कम होती जाएगी, जड़ों की वृद्धि कम हो जाएगी। जैसे जैसे पीएच घटेगा वैसे वैसे मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव है उनकी गतिविधि भी कम हो जाएगी। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैसे राइजोबियम है, उसके अलावा एजेक्टोबैक्टर है, एजिसोपाइरिलम है, बिजरंकिया है, कोलेस्ट्रिडियम, बहुत तरह के, उनकी गतिविधि कम होती जाएगी। ठीक है। उसके अलावा अगर पीएच मान 4.5 से भी कम हो जाता है तो कार्बनिक पदार्थ का अपघटन भी रुक जाता है। कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीव थायोबैसिलस, एक्टिनोमाइस्टिस, इनकी भी गतिविधि बंद हो जाती है। फिर कार्बनिक पदार्थ सड़ना गलना अपघटन होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये कुछ जैविक प्रभाव है। उसके अलावा कुछ रोग, जैसे मैं बात करूं फुट रोट, है ना, फुट रोट बोले तो अपने बात करें जैसे काली मिर्च, ब्लैक पेपर, आलू, है ना, पद विगलन रोग जिसको बोलते हैं, आलू में, काली मिर्च में, मिर्च के अंदर इस तरह के रोग ज्यादा लगते हैं क्योंकि ये जो सूक्ष्म जीव है वो या जो कवक है या जो रोग कारक है वो कम पीएच मान पे पनपते हैं। अब इन पोषक तत्वों की विषाक्तता से कुछ विकार हो जाते हैं, या उसके अलावा जैसे इन पोषक तत्वों की कमी से कुछ विकार देखने को मिलते हैं। आपको सिंपल सा बता देता हूं, जैसे आपने फूल गोभी में पढ़ा होगा वी पटेल मोलिब्डेनम की कमी से होता है, तो अम्लीय मृदाओं में मोलिब्डेनम बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, मोलिब्डेनम की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी वी पटेल बहुत ज्यादा देखने को, मोलिब्डेनम की कमी होती है अम्लीय मृदाओं में तो आपको अम्लीय मृदाओं में वी पटेल बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो इस तरह की क्या है, कुछ जैविक समस्याएं यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैविक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अम्लीय मृदा बनने के कारण क्या है, अम्लीय मृदाओं का प्रभाव क्या है, अम्लीय मृदाएं कितने प्रकार की होती है, अब हमने ये बात कर ली। नेक्स्ट अपने बात करें अम्लीय मृदाएं जो बनती है उसके पुल कौन कौन से बनते हैं, यानी किस किस तरह से अम्लीय मृदाएं बनती है। देखो अम्लीय मृदाएं हमने बात की थी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ने के कारण अम्लीय मृदाएं बनती है। तो ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहां पर, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो कहां पर बढ़ती है। उसके अलावा कुछ जैसे तत्व है, पोषक तत्व वगैरह जो है, या कुछ तत्व है जैसे आयरन और एल्युमिनियम, ये भी कौन से स्वभाव के होते हैं, अम्लीय स्वभाव के होते हैं। अगर इनकी भी मात्रा बढ़ती है तो भी मृदा कैसी हो जाती है, अम्लीय। तो यहां अम्लीयता बनने के लिए या अम्लीय मृदा बनने के लिए 3 तरह के पुल काम करते हैं, यानी 3 तरह से अम्लीय मृदाएं बन सकती है। तो एसिडिक जो पुल होते हैं वो 3 तरह के पुल होते हैं यहां पे। एक तो क्या होता है, मिट्टी में पानी है तो ये मिट्टी का घोल है समझो, इस घोल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी, मिट्टी के घोल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तब अपने उससे भी अम्लता आती है। इसको एक्टिव एसिडिटी या सक्रिय अम्लता बोलते हैं। मृदा घोल में सोइल सॉल्यूशन के अंदर अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है तो मृदा अम्लीय हो जाती है। इस अम्लीय मृदा को सुधारना बहुत आसान है, इसे जल निकास कर दो तो मृदा में क्या आ जाएगा, सुधार आ जाएगा। तो पहली अपने हो गई सक्रिय अम्लता। सक्रिय अम्लता होती है, सक्रिय अम्लता है वो होती है मृदा घोल के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने के कारण, इंग्लिश में बोलेंगे इसको एक्टिव एसिडिटी। दूसरा क्या होता है, मिट्टी के जो कण होते हैं उन पे ऋणात्मक चार्ज होता है और इस पर हाइड्रोजन आयन आकर जुड़ जाता है, हाइड्रोजन आयन आकर जुड़ जाता है। तो ये जो अम्लता है ये अवशोषी अम्लता है, अवशोषी अम्लता है ना, या फिर अपने इसको निष्क्रिय अम्लता भी बोल देते हैं। अब इस अम्लता का सुधार करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए हमें इन हाइड्रोजन आयनों को प्रतिस्थापित करना पड़ता है। जैसे आप अच्छी तरह जानते हो कि अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए अपने चूना काम में लेते हैं, तो यहां पे जो कैल्शियम होगा वो हाइड्रोजन आयन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा और हाइड्रोजन आयन कहां पर आ जाएंगे, कैल्शियम की जगह पे आ जाएंगे। इस तरह से सुधार कर सकते हैं। तो अपने इसको प्रतिस्थापी अम्लता या फिर एक्सचेंजेबल एसिडिटी भी बोल देते हैं, प्रतिस्थापित
अम्लता या फिर एक्सचेंजेबल एसिडिटी भी बोल दिया जाता है। यह सबसे खतरनाक अम्लता है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी के कण को पकड़ लेती है, मिट्टी की भौतिक दशा भी खराब कर देती है। इसका सुधार आप सीधे तरीके से नहीं कर सकते, इसके लिए मृदा सुधारक डालना पड़ेगा। कौन सा मृदा सुधारक? चूना या चूना युक्त पदार्थ यानी कैल्शियम युक्त पदार्थ आपको डालना पड़ेगा, तब जाके इस मृदा में सुधार हो सकता है, अदरवाइज इस मृदा में आप सुधार नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई ये बात? तो ये दूसरे प्रकार की अवशेषी, निष्क्रिय अम्लता या प्रतिस्थापीय एक्सचेंजेबल, इसको हम निष्क्रिय अम्लता बोला या फिर इंग्लिश में क्या बोल देंगे? एक्टिव एसिडिटी बोल देंगे। उसके अलावा जो तीसरी अम्लता होती है, ये दूसरी तरह की अम्लता होगी। तीसरी जो अम्लता होती है वो कौन सी होती है? रेजिड्यूल्स, अपशिष्ट अम्लता, अपशिष्ट अम्लता या फिर अपने रेजिड्यूल एसिडिटी बोल देते हैं। अब अपशिष्ट अम्लता या रेजिड्यूल एसिडिटी क्या होता है? यह मिट्टी का कण है, इस पे ऋणात्मक चार्ज है, यह हमेशा धनायनों को आकर्षित करता है और इस पर एल्युमिनियम या फिर आयरन आके जुड़ जाता है। एल्युमिनियम या फिर आयरन आके जुड़ जाता है। ये एल्युमिनियम और आयरन भी क्या है? अम्लीय स्वभाव के हैं। तो इससे भी क्या हो जाएगी? मृदा अम्लीय हो जाएगी। अगर इनसे होती है, ये भी खतरनाक है, इसके लिए भी हमें प्रतिस्थापित तो लाना ही पड़ेगा, तो ये भी खतरनाक है। लेकिन सबसे खतरनाक होती है वो अवशेषी या निष्क्रिय या प्रतिस्थापित। एल्युमिनियम और आयरन की वजह से अगर कोई अम्लता आ जाती है तो उसको अपने क्या बोल देते हैं? रेजिड्यूल एसिडिटी बोल देते हैं या फिर उसको अपशिष्ट अम्लता बोल दिया जाता है। तो ये अम्लता के तीन तरह के पुल बनते हैं। सक्रिय अम्लता एक्टिव एसिडिटी, दूसरी एक्सचेंजेबल या प्रतिस्थापी या अवशेषी या निष्क्रिय अम्लता, और तीसरी होती है वो अपशिष्ट अम्लता या रेजिड्यूल एसिडिटी जो एल्युमिनियम और आयरन की वजह से होती है। अब ये अपने अम्लता की बात तो कर ली, अब हम बात करें अम्लीय मृदाओं के सुधार की। भी हम अम्लीय मृदाओं में सुधार किस तरह से कर सकते हैं? देखो, अम्लीय मृदाओं में सुधार किस तरह से किए जा सकते हैं। कुछ हम भौतिक क्रियाएं, यांत्रिक क्रियाएं करें, कुछ जैविक क्रियाएं करें और कुछ अपने मृदा सुधारक काम में लें। सबसे पहले तो अपने ज्यादा पानी चाहने वाली फसलों को लगातार नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, बीच बीच में जमीन को पड़ता भी छोड़ना चाहिए, जिससे लवण है ऊपर आ जाए, अम्ल और क्षार का बैलेंस हो जाए, ठीक है। लगातार खेती नहीं करनी चाहिए, पड़ती छोड़नी चाहिए। ज्यादा पानी चाहने वाली फसलें नहीं लगानी चाहिए। अगर और भी ज्यादा अगर अपने बात करें भी बार बार अधिक पानी चाहने वाली लगा रहे हैं तो उससे मृदा अम्लीय हो जाएगी, उससे साथ साथ जल स्तर ऊपर बढ़ के सेम जैसी भी प्रॉब्लम हो जाती है ना। इसलिए अपने को कम पानी चाहने वाली फसलें भी लगानी चाहिए, बीच बीच में जमीन को पड़ता भी छोड़ना चाहिए। सारीय प्रकृति के जो उर्वरक है उनका उपयोग करना चाहिए। जहां अम्लीय मृदाएं हैं वहां पे हमें सारीय प्रकृति के उर्वरक, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट, इस तरह के जो उर्वरक है उनका अपने को उपयोग करना चाहिए, अम्लीय उर्वरकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अपने और क्या कर सकते हैं? जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो ये अपने क्या है? भौतिक और यांत्रिक नियंत्रण हो जाएंगे। लगातार अधिक पानी चाहने वाली फसलें नहीं, ठीक है, बीच बीच में पानी फसलों को गैप भी देना चाहिए, पड़ती जमीन भी छोड़नी चाहिए, खाली जमीन भी छोड़नी चाहिए। सारी उर्वरक, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट, इस तरह के जो उर्वरक है उनका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अपने को जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ पहले से ही बहुत ज्यादा, उनमें और कार्बनिक पदार्थ भी हमें ऐड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आएगा। अब नेक्स्ट अपने बात करें जैविक में। भौतिक में कौन कौन से हैं? ये तो मैंने जैविक का बता दिया, सॉरी। भौतिक में कौन कौन से हैं या भौतिक और यांत्रिक में कौन कौन से हैं? लगातार फसल नहीं लगानी चाहिए, बीच में गैप देना चाहिए, ठीक है। अधिक पानी चाहने वाली फसलों को लगातार नहीं लगाना चाहिए, बीच बीच में कम पानी चाहने वाली लगानी चाहिए। सारी उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, और जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट है जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण आप किस तरह से कर सकते हैं? सॉरी, जैविक सुधार किस तरह से कर सकते हैं? नियंत्रण नहीं, सॉरी, यहां जैविक सुधार। जैविक सुधार आप किस तरह से कर सकते हैं? जिन मृदाओं में ऑलरेडी पहले से ही कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है तो उनमें और कार्बनिक पदार्थ नहीं देना चाहिए। ज्यादा कार्बनिक पदार्थ फिर कैसी स्थिति पैदा करेगा? अम्लीय स्थिति पैदा करेगा। दूसरी चीज अपने बात करें, वहां पर ऐसी फसलें लगानी चाहिए जो अम्लीय मृदाओं के प्रति सहनशील है, यानी जो एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स होती है उनको लगाना चाहिए। एसिड टॉलरेंट क्रॉप कौन कौन सी? अम्लीय मृदाओं में लगने वाली फसलें कौन कौन सी है? चाय, अनानास,
धान, आलू, ये तो है मुख्य। उसके अलावा भी बहुत सारी फसलें जैसे तरबूज, खरबूजा, स्ट्रॉबेरी, आलू बखारा, तो इस तरह की फसलों को अपने क्या है लगाना चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा अम्लीय सहनशील है, इसलिए मैंने यहां पे नाम लिखे। उसके अलावा तरबूज, खरबूजा यानी वाटरमेलन, मस्क मेलन, उसके अलावा अपने बात करें आड़ू, आड़ू बोले तो पीच, उसके अलावा प्लम, आलू बखारा, उसके अलावा स्ट्रॉबेरी, इस तरह की फसलों को भी अपने अम्लीय मृदाओं में लगाएं। ये अम्लीय मृदाओं को आराम से सहन कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा अपने को मृदा सुधारक का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए मृदा सुधारक कौन कौन से होते हैं। हमने ये सुना है कि अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए हमें चूना या चूने युक्त पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। जैसे आप लिखते हो ये, इसको आप बोलते हो बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, स्लैक्ड लाइम है ना, स्लैक्ड लाइम बोल देते हो, CaOH2, इसको बोल देते हो आप बुझा हुआ चूना। हाइड्रेट लाइम बोल देते हो जिसको। उसके अलावा आप पढ़ते हो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप कैल्साइट या फिर आप इसको बोलते हो चूना पत्थर या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, तो फॉर्मूले में दिख ही रहा है आपको। उसके अलावा आप यूज करते हो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसको आप बोलते हैं डोलोमाइट। उसके अलावा आप उपयोग करते हैं बेसिक स्लेग, बेसिक स्लेग को हिंदी में बोलते हैं सारीय धातुमल। बेसिक स्लेग। उसके अलावा उद्योगों से, जैसे कागज उद्योग है, उर्वरक के उद्योग है, उनसे चूना युक्त पदार्थ निकलता है, तो उद्योगों का चूना युक्त अपशिष्ट, ठीक है। उसके अलावा आप यूज करते हैं प्रेस मड, जो चीनी उद्योग है, गन्ने के से जो रेजिड्यूस बचते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, प्रेस मड। तो आप बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, कैल्साइट यानी चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्षारीय धातुमल या बेसिक स्लेग। बेसिक स्लेग या क्षारीय धातुमल क्या होता है, जितने लोहे इस्पात के उद्योग है उनसे निकलने वाला अपशिष्ट होता है, उसको क्षारीय धातुमल कहते हैं। इसको देने के दो फायदे हैं। ये सारी प्रकृति का अम्लीय मृदाओं में दोगे तो पीएच क्या करेगा, बढ़ाएगा, यानी सुधार करेगा पीएच में। दूसरा, इसमें फास्फोरस भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, फास्फोरस की भरपाई करेगा। उसके अलावा जैसे कागज उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, उनके अपशिष्ट में चूना युक्त पदार्थ होता है, उसका भी उपयोग करते हैं। उसके अलावा गन्ने जो उद्योग होता है उससे निकलने वाली जो बेगसी कचरा होता है, प्रेस मड बोलते हैं, ये भी सारी प्रकृति का होता है। ये भी क्या करता है, अम्लीय मृदाओं में सुधार करता है, तो इनका अपने उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो मृदा सुधारक की अगर अपनी बात करें तो मृदा सुधारक में जो काम में लिए जाने वाले हैं वो है ज्यादातर ये बिना बुझा हुआ चूना, स्लैक्ड लाइम, हाइड्रेट लाइम, बुझा हुआ चूना, कैल्साइट चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्षारीय धातुमल बेसिक स्लेग। इनमें से जो सबसे ज्यादा मृदा सुधारक के रूप में काम में लिया जाता है वो कैल्साइट काम में लिया जाता है। भारत में जितनी अम्लीय मृदाओं के सुधारक का उपयोग किया जाता है उनमें सबसे ज्यादा सुधारक काम में लेते हैं, यानी 90% तक काम में लेते हैं वो कैल्साइट या चूना पत्थर ही काम में लिया जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट ही काम में लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा उपयोग किसका करेंगे अपने, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट की तुलना करके इनका भी उदासीन मान अपन निकाल सकते हैं। उदासीन मान क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट नेचुरल वैल्यू, या फिर हम बोले कि कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट उदासीन मान कैसे निकाला जाता है, या फिर अपने बात करें न्यूट्रलाइज वैल्यू इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी बोल सकते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज वैल्यू, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के अनुसार दूसरों की उदासीन मान क्या होता है। उदासीन मान कैसे निकालेंगे, अब कैसे समझ में आएगी बात। देखो हम सीधी सी बात करें, ये मिट्टी अम्लीय है, ये मिट्टी अम्लीय है, इसको सुधारने के लिए हमने डाला कैल्साइट और 100 किलो कैल्साइट डालना पड़ा हमें। 100 किलो कैल्साइट डालने पर ये अम्लीय मृदा का मान, पीएच मान हो गया 7, यानी ये हो गई उदासीन। यानी इसको सुधारने के लिए हमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ा, 100 किलो डालना पड़ा।
अगर इसको हम लिखते हैं CCA, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट उदासीन मान, हमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना डालना पड़ रहा है? 100 किलो डालना पड़ रहा है। अगर किसी मर्दा में 100 किलो के आधार पे, 1 किलो के आधार पे भी कर सकते हैं। कम मिट्टी है 1 किलो डालना पड़े, या बहुत ज्यादा मिट्टी है 100 किलो डालना पड़े, तुलना 100 किलो पे भी कर सकते हैं, 10 किलो पे भी कर सकते हैं, 1 किलो पे भी कर सकते हैं। पहले हम 100 किलो वाली बात करते हैं। ये 100 किलो डालना पड़े तो बिना बुझा हुआ चूना, ये हम इस मिट्टी में, सेम ही मिट्टी में, हमारे पास कैल्साइट नहीं होता, इसकी जगह हमें बिना बुझा हुआ चूना डालना पड़ता, तो कितना डालना पड़ता? ठीक है, तो ये डालना पड़ता अपने को बिना बुझा हुआ चूना 179 kg डालना पड़ता। अब आपसे पूछ ले कि बिना बुझे हुए चूने का CCE, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट उदासीन मान कितना होता है? तो 179 किलो होता है। अगर ये 1 किलो के आधार पे अपने बात करते तो 1.79 kg हो जाता। एक ही तो बात है। अगर इसकी जगह हम डालते बुझा हुआ चूना, 100 किलो हमें कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ता, ये न डाल के हम डालने जा रहे हैं बुझा हुआ चूना, तो कितना डालना पड़ता आपको? 136 किलो। तो इसका CEC उदासीन मान होता है 136 किलो। 1 किलो के आधार पे अपने बात करते तो 1.36 किलो। कैल्साइट की बजाय हम डालते डोलोमाइट, तो कितना डालना पड़ता? 108.7 किलो डालना पड़ता। तो डोलोमाइट का CCE उदासीन मान कितना होता है? 108.7 किलो होता है। वहीं पे हम बेसिक स्लैग क्षारीय धातुमल की बात करते तो ये आपको डालना पड़ता 86 किलो, है ना। और 1 किलो के आधार पे बात करते तो 0.86, और यहां पे 1.087, है ना, किलो। 1 किलो के आधार पे अगर बात करें तो ये 100 किलो के आधार पर CC उदासीन मान है, ये 1 किलो के आधार पर CC उदासीन मान होता है। तो सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं हम कैल्साइट चूना पत्थर, इसीलिए हमने इसके अनुसार उपयोग किया है। भी अगर हमारे पास चूना पत्थर उपयुक्त नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो हम अगर बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, डोलोमाइट, बेसिक स्लैग उपयोग करें तो कैल्साइट की तुलना में अपने को कितना उपयोग करना पड़ेगा? इसी को हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट उदासीन मान कहते हैं। अब देखो यहां से अपने एक बात निकल के आती है कि जो मृदाएं अम्लीय है उनकी सुधारने के लिए उनमें चूना डालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यह हुआ कि अम्लीय मृदाओं में चूने की कमी है। तो अम्लीय मृदाओं में जो फसलें लग जाती है, जैसे चाय, अनानास, धान, आलू, है ना, इनकी अपने बात की थी। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी, आलू बुखारा, आड़ू, उसके अलावा आपने बात की तरबूज, खरबूजा। तो ये फसलें क्या है? कम चुनने वाली फसलों में लग जाती है। तो ये कम चुनना चाहने वाली फसल होती है। तो सबसे कम चुनना चाहने वाली फसल, यानी जो सबसे अधिक अम्लीय मृदाओं में लग जाती है, वो है चाय और अनानास। यानी सबसे ज्यादा जो अम्लता सहन करती है वो चाय और अनानास। बहुत कम अम्लता चाहने वाली फसल है चाय, अनानास, और कम चुनना चाहने वाली में फिर धान भी आ जाएगा, आलू भी आ जाएगा, तरबूज भी आ जाएगा, खरबूज भी आ जाएगा ना, खरबूजा भी आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी भी आ जाएगा, आलू बुखारा भी आ जाएगा, आड़ू भी आ जाएगा, अंजीर भी लगा सकते हैं, अमरूद भी लगा सकते हैं, बील पत्तर भी लगा सकते हैं, तो वो लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया अपने यहाँ पे अम्लीय मृदाओं के सुधार, जिसमें हम भौतिक सुधार, जैविक सुधार और जो मृदा सुधारक है उनकी बात कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने अम्लीय मृदाएं कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर अपने बात करेंगे लवणीय व क्षारीय मृदाएं और लवणीय क्षारीय मृदाएं। ठीक है, सेलाइन सॉइल, एल्केलाइन सॉइल और सेलाइन एल्केलाइन सॉइल की अपने बात करेंगे। वो भी समस्याग्रस्त मृदा है। ये समस्याग्रस्त मृदा थी 6.5 से कम पीएच वाली, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे समस्याग्रस्त 7.5 से ज्यादा वाली। तो ये टॉपिक अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।